हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का नीतीश चौन यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी की काफ़ी डिमांड पे आज से हम इस चैनल पे आप सभी के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो यदि आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10वीं का, तो आपके लिए यह सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को लगातार अब से एग्जाम तक सारे वीवीआई प्रश्न मिलते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, मेजनी कौन था? यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और यह पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है इस प्रश्न के। तो देखते हैं इसके उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनारी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। यह प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और जिस तरह से हम इसके आंसर दे रहे हैं उस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इसके उत्तर। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला जो है, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। दूसरा जो है, यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं थी। और तीसरा जो है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यदि आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके। एक बार नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन ज़रूर इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर है, मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया के शासन किया। यानी ऑस्ट्रिया में यह शासन किया 1815 से 1848 ईस्वी तक। इसी काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है, जो कि सटीक आंसर यहाँ पे आपको बतलाया जा रहा है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें हम जितने सारे प्रश्न लेके आए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इसको लास्ट टाइम में यहाँ पे एग्जाम टाइम में देख सकते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका जो आंसर लिखिएगा, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला जो है, लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। दूसरा जो है, लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। और तीसरा जो है, राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगार का बढ़ना। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस की कौन कौन सी 2 उपलब्धियां थी उसको आपको बतलाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर जो है, यह वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम नीचे करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई। यानी वियना कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। दूसरा जो है, यहाँ पे वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाना। यानी इसकी जो 2 उपलब्धियां थी, पहला जो थी राजवंश, बुर्बो राजवंश की स्थापना करना, और दूसरा जो था वह 18वां को फ्रांस का राजा बनाना। इस तरह से आंसर आप लिखिएगा एग्जाम में। यदि आप इसी तरह से आंसर चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट इस बार क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के कौन कौन से 2 कारण थे? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है 2 अंकीय में, और 5 अंकीय प्रश्न भी पूछ लिया जाता है यह प्रश्न। देखिए इसके उत्तर। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला जो था, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना। यानी रूस में जो था निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था थी, इसलिए वहाँ क्रांति हुई। दूसरा जो है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का होना। यानी वहाँ किसानों और मजदूरों की काफ़ी दयनीय स्थिति थी। अब चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको अर्थशास्त्र में भी देखने को मिल जाएंगे। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? तो इसका उत्तर देख सकते हैं।
पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादक के साधनों का स्वामित्व पूंजीपतियों का नियंत्रण में रहता है। यानी पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है या ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सभी साधनों के साधनों का स्वामित्व जो होता है वह पूंजीपतियों के नियंत्रण में होता है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अक्टूबर क्रांति क्या है। इसका जो उत्तर हो जाएगा देख सकते हैं, रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उससे ही हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। यह जो क्रांति है वह 1917 ईस्वी को हुआ था। यह जो क्रांति है मोन्शेविकों और बोल्शेविकों के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी, जिसमें सत्ता बोल्शेविकों के पास आ गई थी, जिसका प्रमुख लेनिन था। यानी ये सारे जो क्रांति हुआ था उसका जो प्रमुख था, मेन था, वह लेनिन था। इस क्रांति के बाद रूस का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। यानी इसी क्रांति के बाद, अक्टूबर क्रांति के बाद यहाँ रूस में पुनः नवनिर्माण आरंभ हुआ। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। सरबराह वर्ग से आप क्या समझते हैं? सरबराह वर्ग से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, सरबराह वर्ग कहलाता है। यानी वैसे वर्ग, समाज के वैसे वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सरबराह वर्ग कहा जाता है। इस तरह से आप आंसर याद रखिएगा। काफ़ी सटीक आंसर है और काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, क्रांति से रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्रांति से जो पूर्व थी वह रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर। रूसी क्रांति से पहले वहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। वहाँ के किसान बंधुआ मजदूर के जैसे थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वह करों के बोझ में दबे थे। यानी काफ़ी सारे टैक्स उनको देना होता था। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास प्रथा को अंत किया, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने वहाँ किसानों के लिए यहाँ कृषक दास प्रथा का भी अंत किया, लेकिन इससे किसानों में कोई सुधार नहीं हुआ। वीडियो को पॉज करके आप सारे नोट कर लीजिएगा सारे आंसर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम इसमें लास्ट टाइम में इसलिए यह प्रश्न लेके आए हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि आप इसको लेके आइएगा सारे प्रश्न को जो हमारे एग्जाम में पूछे जाए। तो इसलिए हम आप सभी के काफ़ी डिमांड पे ये सारे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। अब देख सकते हैं 11वां प्रश्न जो है, साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? साम्यवाद जो है वह नई आर्थिक व्यवस्था थी कैसे थी? तो देख सकते हैं इसके उत्तर। रूसी क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया। वर्ग विहीन समाज निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। इसलिए साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा, सारे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कहता है, देख सकते हैं, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है प्रश्न, जो कि हर एक बार यह मॉडल सेट में यह आता ही प्रश्न है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? देख सकते हैं इसका उत्तर, सटीक उत्तर दिया गया है यहाँ पे। वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। यानी वैसे युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न रहता है लेकिन वास्तव में वह युद्ध नहीं होता है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। इनमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरह से आप सारे प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सारे प्रश्न। आप यदि इसी तरह से और भी प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से आप सबका एग्जाम तक सारे प्रश्न हम लेके आएंगे जो कि आपके बोर्ड में सीधे तौर पे लड़ेगा सारे प्रश्न। तो इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे मार्क्स आपको इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो ये सारे वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए वीडियो के साथ।